Hello everyone, good morning. This is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. आज मैं आप लोगों के बीच चैप्टर नंबर 21 नगरीय अधिवास से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं लेकर आई हूँ। आइए आप हमारे साथ रिवीजन करिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, रिवीजन करना ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि समान अर्थ में नगर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो कह रहे कि टाउन और सिटी, इसका पहला का सी सही है। टाउन और सिटी समान अर्थ में नगर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो टाउन और सिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, नगर बड़ी संख्या में एक साथ रहने वाले लोगों का समूह होता है जो अति उच्च घनत्व वाला सघन पुंज होता है। यह परिभाषा किसकी है। तो पीटर हैगेट का। नगर बड़ी संख्या में एक साथ रहने वाले लोगों का समूह होता है जो अति उच्च घनत्व वाला सघन पुंज होता है। यह पीटर हैगेट का कथन है। क्वेश्चन नंबर 3, नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर किया जाता है। तो नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण जनसंख्या के आकार, व्यावसायिक संरचना, प्रशासन, ये सभी के लिए किया जाता है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो जनसंख्या के आकार पर, व्यावसायिक संरचना पर और प्रशासन के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में नगरीय क्षेत्र के निर्धारण के लिए जनसंख्या के किस आकार को आधार माना गया है। तो 5000। भारत में नगरीय क्षेत्र के निर्धारण के लिए जनसंख्या के किस आकार को आधार माना गया है। तो 5000, ठीक है, संख्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसका दिया है कि किसी देश में केंद्र स्तर पर प्रमुख प्रशासनिक नगर है। तो कह रहे 5 का डी, दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग, ये सभी जो है कि केंद्र स्तर पर प्रमुख प्रशासनिक नगर है। क्वेश्चन नंबर 6, नगरों की उत्पत्ति के संदर्भ में शहरी क्रांति का संबंध किस प्रसिद्ध विद्वान से है। तो गोरडान सिल्डे। नगरों की उत्पत्ति के संदर्भ में शहरी क्रांति का संबंध गोर्डन सिल्डे प्रसिद्ध विद्वान है। इसके नगरों की उत्पत्ति के संदर्भ में शहरी क्रांति का संबंध किस प्रसिद्ध विद्वान से है। तो गोर्डन सिल्डे से है। क्वेश्चन नंबर 7, गोर्डन सिल्डे ने शहरी क्रांति को लाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान माना है। तो सी, प्रौद्योगिकी व नवाचार का। गोर्डन सिल्डे ने शहरी क्रांति को लाने में और प्रौद्योगिकी व नवाचार का महत्वपूर्ण योगदान माना है। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रसिद्ध विद्वान ने वर्ष 1950 में जनरल प्लानिंग रिव्यू प्रकाशित किया है। तो गोर्डन सिल्डे ने। गोर्डन सिल्डे ने 1950 में जनरल प्लानिंग रिव्यू प्रकाशित किया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गोर्डन सिल्डे के नगर सिद्धांत के 10 सूत्री मॉडल का भाग नहीं था। तो कह रहे बी, गांव और शहरों के अधिवेशन में अंतर नहीं होना। तो जो शामिल है उसको देखते हैं। शहरी आबादी का पहले से ही गांवों में भिन्न होना, लिखने की कला का विकास होना, अवधारणात्मक तथा परिष्कृत शैली का होना। तो इस प्रकार 9 का बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, बेल्जियम के प्रमुख इतिहासकार हेरनी पिनेरी ने कब यूरोपीय शहरों के निर्माण के संदर्भ में विचार व्यक्त किया। तो 1895 में। बेल्जियम के प्रमुख इतिहासकार हेरनी पिनेरी ने 1895 में यूरोपीय शहरों के निर्माण के संदर्भ में विचार व्यक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रसिद्ध विद्वान ने काल्पनिक नगर सिचुएनिटी सिटी की संकल्पना को अपनी तीसरी पुस्तक में प्रकाशित किया है। तो साइमन सैडलर। साइमन सैडलर ने काल्पनिक नगर सिचुएनिटी सिटी के संकल्पना को अपनी तीसरी पुस्तक में प्रकाशित किया है। काल्पनिक नगर की संकल्पना को अपनी तीसरी पुस्तक में प्रकाशित किया है साइमन सैडलर ने। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रसिद्ध विद्वान ने सामाजिक स्तर पर नगरीय विकास की अवस्थाओं को क्रम में विभाजित किया है। तो लुईस मम्फोर्ड ने। किस प्रसिद्ध विद्वान ने सामाजिक स्तर पर नगरीय विकास की अवस्थाओं को क्रम में विभाजित किया है। लुईस मम्फोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस प्रसिद्ध विद्वान ने सामाजिक स्तर पर नगरीय विकास की अवस्थाओं को क्रम में विभाजित किया। तो लुईस मम्फोर्ड ने।
लुईस ममफोर्ड ने नगरीय विकास की किस अवस्था को नगर की प्रारंभिक अवस्था माना? तो पूर्व नगरी को जो है कि नगर की प्रारंभिक अवस्था माना है। क्वेश्चन नंबर 14, ममफोर्ड ने नगर विकास की अवस्था में विकास की चरम अवस्था किसे नगर को माना जाता है? तो विश्व नगरी को। चरम अवस्था विश्व नगरी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ममफोर्ड की नगर की पूर्व तकनीकी अवस्था में किस धातु तथा खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो कोयला और लोहा। ममफोर्ड की नगर की पूर्व तकनीक अवस्था में धातु तथा खनिज का प्रयोग किया जाता है तो कोयला और लोहा का प्रयोग किया जाता है। ममफोर्ड की नगर की पूर्व तकनीक अवस्था में किस धातु तथा खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो कोयला और लोहा का। क्वेश्चन नंबर 16, ममफोर्ड की किस नगरीय तकनीक अवस्था में भौतिक विज्ञान की अपेक्षा औषधि विज्ञान का उपयोग बढ़ा है? तो जैविक तकनीक अवस्था। ममफोर्ड की किस नगरीय तकनीक अवस्था में भौतिक विज्ञान की अपेक्षा औषधि विज्ञान का उपयोग बढ़ा है? तो जैविक तकनीक अवस्था में। ममफोर्ड की किस नगरीय तकनीक अवस्था में भौतिक विज्ञान की अपेक्षा औषधि विज्ञान का उपयोग बढ़ा है? तो जैविक तकनीक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व के किस देश में गंदी बस्तियों का जमाव अधिक पाया जाता है? तो विकासशील देश में। विश्व के विकासशील देश में गंदी बस्तियों का जमाव अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन विकसित तथा विकासशील देशों में नगरीय प्रवृत्ति को बढ़ाने में सहायक साबित हुआ है? तो कह रहा है कि 18 का डी ये सभी है। तकनीकी विकास, औद्योगिकरण, नवाचार, ये सभी जो है कि विकसित और विकासशील देशों में नगरीय प्रवृत्ति को बढ़ाने में सहायक साबित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व विकास संकेतक रिपोर्ट 2015 के अनुसार विश्व के कम आय वाले देशों में कितना % नगरीकरण पाया जाता है? तो 30%। 2015 के अनुसार विश्व के कम आय वाले देश में कितना % नगरीकरण पाया जाता है? तो 30% जो है कि नगरीकरण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन नगरीय प्रवृत्ति को बढ़ाने के साथ जीविकोपार्जन के साधन भी उत्पन्न करते हैं? तो कह रहे सभी। बाजार का बल, औद्योगिकीकरण, परिवहन व सांस्कृतिक केंद्र, ये सभी जो है कि नगरीय प्रवृत्ति को बढ़ाने के साथ जीविकोपार्जन के साधन भी उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विकासशील देशों के नगरों में कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है? तो प्रयुक्त सभी। रोजगार की कमी, ऊर्जा संकट, नवीकरणीय एवं पुनर्निवेशन का अभाव, ये सभी जो है कि समस्या देखने को मिलती है। विकासशील देशों के नगरों में कौन समस्याएं देखने को मिलती है? तो रोजगार की कमी, ऊर्जा संकट, नवीकरण और पुनर्निवेशन का अभाव। 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22, नगर गांव से बड़े होते हैं जिसमें निम्न में से कौन से कार्य उपलब्ध होता है? तो ये सभी। जो नगर है गांव से बड़े होते हैं, कौन से कार्य उपलब्ध होते हैं? तो कह रहे थोक व्यापार, निर्माण कार्य, व्यावसायिक सेवाएं, ये सभी नगर गांव से बड़े होते हैं जिनमें से कौन से कार्य उपलब्ध होते हैं? तो थोक व्यापार, निर्माण कार्य, व्यावसायिक सेवाएं, ये सभी जो है उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस विद्वान ने कहा कि शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप होता है? तो लेविस ममफोर्ड। शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप होता है? लेविस ममफोर्ड। किस विद्वान ने कहा कि शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप होता है? तो लेविस ममफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 1915 में किस प्रसिद्ध विद्वान ने सन नगर शब्द का प्रयोग किया था? तो 1915 में प्रसिद्ध विद्वान ने पैट्रिक गैडिज ने सन नगर शब्द का प्रयोग किया था। पैट्रिक गैडिज ने सन नगर शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक का भूभाग इस नगर का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो विश्व नगर का। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक का जो भूभाग है इस नगर का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो विश्व नगर का। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक का जो भूभाग है विश्व नगर का प्रसिद्ध उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26, वर्ष 2016 की यूनाइटेड नेशन सामाजिक आर्थिक मामलों विभाग द्वारा
जारी रिपोर्ट में एशिया में कितने मिलियन नगर है? तो 275। वर्ष 2016 की यूनाइटेड नेशंस सामाजिक आर्थिक मामलों विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में एशिया में 275 मिलियन नगर हैं। 2016 का आंकड़ा है ये, उसके अनुसार 275 मिलियन नगर हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व की पहली मेगा सिटी वर्ष 1950 में कौन सी महानगर बनी थी? तो न्यूयॉर्क। विश्व की पहली मेगा सिटी न्यूयॉर्क 1950 में कौन सी महानगर बनी थी? तो न्यूयॉर्क में। कह रहे विश्व की पहली मेगा सिटी वर्ष 1950 में कौन सी महानगर बनी? तो न्यूयॉर्क। वर्ष 2017 के अनुसार विश्व में कुल कितने मेगा सिटी है? तो 47। वर्ष 2017 के अनुसार विश्व में 47 मेगा सिटी हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन से कारक नगरीय आकारिकी को सामूहिक रूप से प्रभावित करते हैं? तो सी, प्राकृतिक कारक और सांस्कृतिक कारक। ये जो है कि नगरीय आकारिकी को सामूहिक रूप से प्रभावित करते हैं, प्राकृतिक कारक और सांस्कृतिक कारक, ये भी दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किसने नगर के अंदर भिन्न भिन्न कार्यों तथा संस्थाओं के स्थापना के विकास के प्रक्रम को 7 शक्तियों का परिणाम बताया है? तो आर.ई. डिकिंसन। किसने नगर के अंदर भिन्न भिन्न कार्यों तथा संस्थाओं के स्थापना के विकास के प्रक्रम को 7 शक्तियों का परिणाम बताया है? तो आर.ई. डिकिंसन ने। क्वेश्चन नंबर 31, किस नगरीय प्रतिरूप में नगर के बीच की सड़कें समांतर होती हैं और समकोण बनती हुई एक दूसरे पर मिलती हैं? तो ग्रिडिरोन प्रतिरूप। किस नगरीय प्रतिरूप में नगर के बीच की सड़कें समांतर होती हैं और समकोण बनती हुई एक दूसरे पर मिलती है? तो ग्रिडिरोन प्रतिरूप। निम्न में से कौन सा नगर अरीय त्रिज्या प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? तो कह रहे हैं कि ये सभी, मॉस्को, बर्लिन, पिट्सबर्ग, ये सभी जो है कि अरीय त्रिज्या प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली का चाणक्यपुरी चेकर बोर्ड प्रतिरूप किस नगरीय प्रतिरूप को प्रदर्शित करते? तो मिश्रित प्रतिरूप को। दिल्ली का चाणक्यपुरी चेकर बोर्ड प्रतिरूप मिश्रित प्रतिरूप को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नगरों का वह प्रतिरूप कौन सा है जिसका प्रतिरूप तटीय नगरों के रूप में देखा जाता है? तो तटीय पंखा प्रतिरूप। नगरों का वह प्रतिरूप कौन सा है जिसका प्रतिरूप तटीय नगरों के रूप में देखा जाता है? तो तटीय पंखा प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 35, लंबायित आकार के नगर निम्न में से किस क्षेत्र में विकसित होते हैं? तो करें सभी, नहरों के साथ के क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में, सड़कों के क्षेत्र में, ये सभी जो है लंबायित आकार के नगर में क्षेत्र विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा नगर लंबायित आकार का नगर है? तो कह रहे ये सभी, फरीदाबाद, मोदी नगर और मुरादाबाद, ये सभी जो है कि लंबायित आकार का नगर है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का कौन सा नगर वृत्ताकार झील या पहाड़ी के किनारे बसे वृत्ताकार स्वरूप को प्रदर्शित करता है? तो भीमताल। भीमताल जो है वृत्ताकार जो है झील या पहाड़ी के किनारे बसे वृत्ताकार स्वरूप को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी नगरीय क्षेत्र में संपन्न होता है? तो करें डी, ये सभी, विनिर्माण कार्य, परिवहन कार्य, प्रशासनिक कार्य, ये सभी जो है कि नगरीय क्षेत्र में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा नगर केंद्र उनके प्रकारों के आधार पर वर्गीकृत नगरों में शामिल है? तो ये सभी, रक्षात्मक नगर, व्यापार केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, ये सभी। कौन सा नगर केंद्र उनके प्रकारों के आधार पर वर्गीकृत नगरों में शामिल है? तो रक्षात्मक नगर, व्यापार केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, ये सभी जो है वर्गीकृत नगरों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 40, किस प्रसिद्ध विद्वान ने सर्वप्रथम विश्व में प्रधान नगरों का अध्ययन कर प्रधान नगर का नियम प्रतिपादन किया है? तो मार्क जेफरसन ने। किस प्रसिद्ध विद्वान ने सर्वप्रथम विश्व में प्रधान नगरों का अध्ययन कर प्रधान नगर का नियम प्रतिपादित किया है? तो मार्क जेफरसन। क्वेश्चन नंबर 41, कौन कारक प्राइमेट नगर या प्रमुख नगर के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? तो ये सभी, देश का आकार छोटा होना, सरल आर्थिक और राजनीतिक संगठन, द्वैध अर्थव्यवस्था, तो ये सभी जो है कि नगर के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इंडोनेशिया के जाकार्ता नगर को
प्राइमेट नगर बनाने में सहायक कारक कौन सा है? तो द्वैध अर्थव्यवस्था। इंडोनेशिया की जाकार्ता नगर को प्राइमेट नगर बनाने में सहायक कारक द्वैध अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस नगर को प्राइमेट नगर बनाने में उसका औपनिवेशिक इतिहास सहायक सिद्ध हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्राइमेट नगर बनाने में उसका औपनिवेशिक इतिहास सहायक सिद्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, नगरों के आकार तथा उसकी कोटि के बीच एक नियमित संबंधों का उल्लेख सबसे पहले करने वाले विद्वान हैं? तो फेलिक्स ऑयरबाख। नगरों के आकार तथा उसकी कोटि के बीच नगरों के आकार तथा उसकी कोटि के बीच एक नियमित संबंधों का उल्लेख सबसे पहले करने वाले विद्वान फेलिक्स ऑयरबाख हैं। क्वेश्चन नंबर 45, नगरों के आकार और उनकी श्रेणी के बीच नियमितता पर सर्वप्रथम किसने ध्यान दिया है? तो ऑरबास। नगरों के आकार और उनकी श्रेणी के बीच नियमितता पर सर्वप्रथम किसने ध्यान दिया है? तो ऑरबास ने। नगरों के आकार और उनकी श्रेणी के बीच नियमितता पर सर्वप्रथम ऑरबास ने ध्यान दिया है। क्वेश्चन नंबर 46, जब नगर की कोटि को उसके जनसंख्या के साथ सरल रेखीय मापक पर दर्शाया जाता है तो उसका परिणाम किस रूप में प्राप्त होता है? तो वक्राकार में। जब नगर की कोटि को उसके जनसंख्या के साथ सरल रेखीय मापक पर दर्शाया जाता है तो उसका परिणाम किस रूप में प्राप्त होता है? तो वक्राकार में। क्वेश्चन नंबर 47 है कि जिफ के कोटि आकार के नियम के अनुसार प्रधान नगर की जनसंख्या का आकार दूसरे कम के नगर का कितना गुना होना चाहिए? तो 2 गुना। जिफ के कोटि आकार नियम के अनुसार प्रधान नगर की जनसंख्या का आकार दूसरे कम के नगर का कितना गुना होना चाहिए? तो 2 गुना। क्वेश्चन नंबर 48, सर्वप्रथम जर्मनी के किस भूगोलवेत्ता ने वर्ष 1933 में केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो क्रिस्टॉलर। सर्वप्रथम जर्मनी के किस भूगोलवेत्ता ने वर्ष 1933 में केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो क्रिस्टॉलर ने। 1933 में केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था क्रिस्टॉलर ने। क्वेश्चन नंबर 49, क्रिस्टॉलर सिद्धांत में k बराबर 4 सिद्धांत कहलाता है परिवहन सिद्धांत। 4 परिवहन सिद्धांत। क्रिस्टॉलर सिद्धांत में k बराबर 7 प्रतिरूप इंगित करता है प्रशासनिक। 7 प्रशासनिक नगर को इंगित करता है। केंद्रीय स्थलों का क्रम 1 7 49 343 का संबंध प्रशासनिक संबंध से है। एक आदर्शन स्थिति में क्रिस्टॉलर के अनुसार केंद्र स्थल के चारों ओर उसकी वस्तु सेवा क्षेत्र का आकार होगा अष्टभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 52, एक आदर्शन स्थिति में क्रिस्टॉलर के अनुसार केंद्र स्थल के चारों ओर उसके वस्तुओं सेवा क्षेत्र का आकार अष्टभुजाकार होगा। क्वेश्चन नंबर 53, केंद्र स्थल संबंधी विचार सर्वप्रथम किसने द इकोनॉमिक्स ऑफ द लोकेशन में प्रकाशित किया? तो ऑगस्ट लास ने। केंद्र स्थल संबंधी विचार सर्वप्रथम द इकोनॉमिक्स ऑफ द लोकेशन में प्रकाशित किया है। केंद्र स्थल संबंधी विचार सर्वप्रथम द इकोनॉमिक ऑफ लोकेशन में प्रकाशित किया है ऑगस्ट लास ने। केंद्र स्थल संबंधी विचार द इकोनॉमिक्स ऑफ द लोकेशन में प्रकाशित किया था ऑगस्ट लास ने। क्वेश्चन नंबर 54, ऑगस्ट लास ने क्रिस्टॉलर के सिद्धांत की किस व्यवस्था से सहमति प्रकट की तथा उसे स्वीकार किया? तो कह रहे खटकोड़ी व्यवस्था, त्रिभुजाकार व्यवस्था, दोनों सी है। ऑगस्ट लास ने क्रिस्टॉलर के सिद्धांत की किस व्यवस्था से सहमति प्रकट की तथा उसे स्वीकार किया था? तो खटकोड़ी व्यवस्था, त्रिभुजाकार व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 55, नगरों की आंतरिक कार्यात्मक संरचना या भूमि उपयोग के विकास से संबंध सिद्धांत के संदर्भ में केंद्रीय वलय सिद्धांत को किस भूगोलवेत्ता का संबंध है? केंद्रीय वलय सिद्धांत को डब्ल्यू बर्गेस से संबंध है। नगरों की आंतरिक कार्यात्मक संरचना या भूमि उपयोग के विकास से संबंध सिद्धांत के संदर्भ में केंद्रीय वलय सिद्धांत से किस भूगोलवेत्ता का संबंध है? डब्ल्यू बर्गस। केंद्रीय वलय सिद्धांत से किस भूगोलवेत्ता का संबंध है? तो डब्ल्यू बर्गस। क्वेश्चन नंबर 56, नगरीय कार्यात्मक संरचना के संदर्भ में किस अर्थशास्त्री ने खंडीय सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1939 में किया? तो होमर हायर ने।
नगरीय कार्यात्मक संरचना के संदर्भ में किस अर्थशास्त्री ने खंडीय सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1939 में किया? तो होमर हायट ने। नगरीय कार्यात्मक संरचना के संदर्भ में किस अर्थशास्त्री ने खंडीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1939 में किया? तो 1939 में किया था होमर हायट ने। होमर हायट ने 1939 में खंडीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था होमर हायट ने। क्वेश्चन नंबर 57 है कि बर्गस के आकारकी सिद्धांत में कितने वलय होते हैं? तो बर्गस के आकारकी सिद्धांत में 5 वलय हैं। क्वेश्चन नंबर 58 बर्गस के सकेंद्री वलय सिद्धांत में द्वितीय पेटी प्रकाशित करती है ह्रास का क्षेत्र। बर्गस के सकेंद्री वलय सिद्धांत में द्वितीय पेटी प्रदर्शित करती है ह्रास का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 59 बर्गस के सिद्धांत में सबसे उच्च श्रेणी की आवाज़ को देखने को मिलता है पंचम वलय में। सबसे उच्च श्रेणी की आवाज़ पंचम वलय में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 60 हायर के अनुसार वर्गीकृत नगर के 5 खंडों में दूसरा खंड का संबंध किस क्षेत्र से है? थोक व्यापार एवं हल्का विनिर्माण क्षेत्र से। हायर के अनुसार वर्गीकृत नगर के 5 खंडों में दूसरा खंड का संबंध किस क्षेत्र से है? थोक व्यापार और हल्का विनिर्माण क्षेत्र से। थोक व्यापार और हल्का विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 61 वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार एशिया महादेश में कुल कितने मेगा सिटी है? तो 31। 2017 के आंकड़ों के अनुसार एशिया महादेश में कुल 31 मेगा सिटी है। क्वेश्चन नंबर 62 महानगरीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र में है? तो कार्यात्मक क्षेत्र में है। महानगरीय क्षेत्र कार्यात्मक क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 63 निम्न में से कौन सी सुविधाएं किसी मेगा सिटी में मौजूद पाई जाती है? करें सभी। उन्नत रोजगार के अवसर, शिक्षा के बेहतर अवसर, नवाचार, प्रौद्योगिकी व प्रबंधन, ये सभी मेगा सिटी में मौजूद पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 निम्न में से विश्व या वैश्विक शहर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो कह रहे सभी। अल्फा शहर, विश्व केंद्र, विश्व शहर, ये सभी जो है कि वैश्विक शहर के अन्य नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 निम्न में से कौन सी विशेषताएं किसी वैश्विक शहर हेतु आवश्यक होती है? तो उपरोक्त सभी। किसी वैश्विक शहर हेतु आवश्यक होती तो 65 का डी है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुविधा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मुख्यालय, संचार नेटवर्क का वैश्विक जाल, ये सभी जो है कि वैश्विक शहर हेतु आवश्यक होती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुविधा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मुख्यालय, संचार नेटवर्क का वैश्विक जाल, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66 एज शहर की उत्पत्ति किस देश के शहर से उत्पन्न अवधारणा पर आधारित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। एज शहर की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर से उत्पन्न अवधारणा पर आधारित है। एज शहर की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर से उत्पन्न अवधारणा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 67 नगरों के चतुर्दिक क्षेत्रों में किसका प्रभाव पाया जाता है? ये सभी। सांस्कृतिक कार्यों का, आर्थिक कार्यों का, सामाजिक विविधता, ये सभी। नगरों के चतुर्दिक क्षेत्रों में किसका प्रभाव पाया जाता है? तो ये सभी। सांस्कृतिक कार्यों का, आर्थिक कार्यों का, सामाजिक विविधता, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 68 किसी नगर में ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र किस प्रकार का क्षेत्र होता है? तो ग्रामीण तथा नगर का संक्रमण क्षेत्र। किसी नगर में ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र किस प्रकार का क्षेत्र होता है? तो ग्रामीण तथा नगर का संक्रमण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 69 है कि ग्रामीण नगरीय उपांत की संक्रमण पेटी में स्थित छोटी घनिष्ठ रूप से बसा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उपनगर। ग्रामीण नगरीय उपरांत की संक्रमण पेटी में स्थित छोटी घनिष्ठ रूप से बसा क्षेत्र उपनगर कहलाता है। उपग्रही नगर या अनुषंगी नगर को किस अन्य नगर के रूप में जाना जाता है? औद्योगिक नगर, विनियोजक नगर, ये भी दोनों। उपग्रही नगर या अनुषंगी नगर को औद्योगिक नगर, विनियोजक नगर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 किसने नगरीय अधिवास के संदर्भ में सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण मॉडल का प्रतिपादन किया है? तो ए मर्डी ने। किस नगरीय अधिवास के संदर्भ में
सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण मॉडल का प्रतिपादन किया है? तो IA मर्डी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 72, नगरों में मलिन बस्तियों के उद्भव व विकास हेतु कौन सा कारक जिम्मेदार होता है? तो ये सभी, निर्धनता, ग्रामीण बेरोजगारी, नगरीय प्रदूषण, ये सभी। नगरों में मलिन बस्तियों के उद्भव व विकास हेतु कौन सा कारक जिम्मेदार होता है? करे सभी। मलिन बस्तियों के उद्भव विकास में निर्धनता, ग्रामीण बेरोजगारी, नगरीय प्रदूषण, ये सभी जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहे उपरोक्त सभी। नगरीय अधिवास में लोग गैर प्राकृतिक कार्यों में संलग्न होते हैं। नगर शब्द का प्रयोग टाउन तथा सिटी दोनों के लिए होता है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण आकार, व्यवसायिक संरचना तथा प्रशासन के आधार पर किया जाता है। ये उपरोक्त सभी। 73 का डी। क्वेश्चन नंबर 74, कह रहे कि 74 में कौन सा कथन सही है? कह रहे पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों कथन सही है। पहला देखते हैं। भारत सहित विश्व के अनेक देशों में आर्थिक गतिविधियों को नगरीय बस्तियों का मापदंड माना जाता है। भारत सहित विश्व के अनेक देशों में आर्थिक गतिविधियों को नगरीय बस्तियों का मापदंड माना जाता है। भारत में उसे नगरीय बस्ती माना जाता है जहाँ की 50% आबादी गैर कृषि कार्यों में संलग्न पाई जाती है। भारत में उसे नगरीय बस्ती माना जाता है जहाँ की 50% आबादी गैर कृषि कार्यों में संलग्न पाई जाती है। लैटिन अमेरिका के देश ब्राज़ील व ब्राज़ीलिया में प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है। तो इस प्रकार तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 75 में मिलान करना कौन सही है? तो मिलान करना है तो कौन सा सही सुमेलित करें? पहला और दूसरा। प्रशासनिक नगर कैनबरा और व्यावसायिक नगर बगदाद है। व्यावसायिक नगर क्या है? बगदाद है। तो इस प्रकार पहला दूसरा सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 76, कह रहे कौन सा कथन असत्य नहीं है? कह रहे उपरोक्त सभी कथन असत्य नहीं, अर्थात सभी सत्य। तो देखते हैं। वाशिंगटन डीसी एवं लंदन एक प्रमुख प्रशासनिक नगर है। विनिपेग एवं कंपास को कृषि उत्पाद आधारित व्यापारिक नगर के रूप में जाना जाता है। मक्का जेरूसलम प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक नगर है। तो ये सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य? करें केवल दूसरा असत्य। तो पहला और तीसरा देखते हैं। किसी भी नगर की जो आकृति होती है वास्तुकला भवनों की शैली पर ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परंपरा का प्रभाव पाया जाता है। और जो है कि तीसरा है कि चंडीगढ़ तथा कैनबरा एक प्रमुख नियोजित नगर का उदाहरण है। चंडीगढ़ तथा कैनबरा एक प्रमुख नियोजित नगर का उदाहरण है। तो इस प्रकार 77 का ए है, केवल दूसरा जो है कि गलत है और बाकी दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहे उपरोक्त सभी कथन सही है। गॉर्डन सिल्डे ने नगरीय क्रांति की अवधारणा को जन्म दिया। नगरीय क्रांति की अवधारणा गॉर्डन सिल्डे ने दिया है। हेरनी पिनेरी ने 1895 ईस्वी में यूरोपीय शहरों के निर्माण के संदर्भ में विचार व्यक्त किया था। हेरनी पिनेरी ने 1895 में यूरोपीय शहरों के निर्माण में विचार व्यक्त किया। मम्फोर्ड ने नगरीय विकास की अवस्था को स्पष्ट किया था। मम्फोर्ड ने नगरीय विकास की अवस्था को क्या किया था? मम्फोर्ड ने नगरीय विकास की अवस्था को स्पष्ट किया था। तो इस प्रकार 78 का डी, ये सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा। पहला कि मम्फोर्ड ने नगरीय विकास की अवस्था को सामाजिक स्तर के माध्यम से विभक्त कर विश्लेषण प्रस्तुत किया है। साइमन सैडलर ने सिचुएनिस्ट सिटी की परिकल्पना की है। तो इस प्रकार 79 का बी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। मम्फोर्ड ने नगरीय विकास की अवस्था को सामाजिक स्तर के माध्यम से विभक्त कर विश्लेषण प्रस्तुत किया है। साइमन सैडलर ने सिचुएनिटी सिटी की परिकल्पना की है। तो इस प्रकार पहला दूसरा दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 80, मम्फोर्ड की नगरीय विकास की अवस्था को सुमेलित कीजिए। तो कह रहे हैं कि 80 का डी, पहला दूसरा तीनों जो है कि संबंधित है। नगर छोटे छोटे नगरों का सम्मिलित स्वरूप है और विश्व नगरीय विकास की चरम अवस्था है।
मृत प्राय नगर पत्तन नगर है। तो इस पर का 80 का डी सही है। 81 में कौन सा कथन असत्य है? तो 81 का बी कथन असत्य और सभी कथन सत्य है। जो सत्य है, विकसित देशों का नगर नियोजित प्रक्रम के तौर पर बसा होता है। विकासशील देशों के नगरों में गंदे बस्तियों की अधिकता पाई जाती है। विकासशील देशों के नगरों में विकसित देशों के नगरों की अपेक्षा अधिक सामाजिक प्रगतिशीलता पाई जाती है। इस प्रकार 81 का ए सी डी सभी सही है। विकसित देशों का नगर नियोजित प्रक्रम के तौर पर बसा होता है। विकासशील देशों के नगरों में गंदे बस्तियों की अधिकता पाई जाती है। विकासशील देशों के नगरों में विकसित देशों के नगरों की अपेक्षा अधिक सामाजिक प्रगतिशीलता पाई जाती है। तो इस प्रकार 81 का बी जो आ सकते हैं। 82 का करे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है? तो सी है, दूसरा और तीसरा। कौन सा विचार करें, कौन सा कथन असत्य, दूसरा तीसरा असत्य? तो पहला सही, उसको देखते हैं। उद्योगों के साथ नगरीकरण की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। उद्योगों के साथ नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है, ये बात सही है। तो 82 पहला सही और दूसरा तीसरा गलत है। 83 में कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कह रहा है बी सही सुमेलित नहीं है। नगर गांव से बड़ा होता है और सन्नगर नगरों और शहरों से निर्मित होता है। मिलियन सिटी होता है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली सिटी को मिलियन सिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहे हैं कि 84 का डी कथन सही है। नगर पृथ्वी तल पर मानव द्वारा निर्मित बृहद और बहुउद्देशीय अधिवास इकाई है। केंद्रोमुखी शक्तियाँ नगर के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में करती है। रोमनों ने नगरों के निर्माण में ग्रिडिरोल प्लान का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन नंबर 84 में हमने पढ़ा है कि सॉरी यार आप सभी लोगों को, अभी स्कूल में हूँ तो थोड़ी सी फ़ोन आ जाता है, फिर मैं इसको कट करूँगी तो फिर हमको पीछे जाना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट करना होगा, तो इसलिए मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ। आप लोग को थोड़ा सॉरी मेरे तरफ से। तो फिर से स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा कथन सही है? तो 84 का डी है। उपरोक्त सभी कथन सही है। नगर पृथ्वी तल पर मानव द्वारा निर्मित बृहद और बहुउद्देशीय अधिवासी इकाई है। केंद्रोन्मुखी शक्तियों नगर के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में कार्य करती है। रोमनों ने नगर के निर्माण में ग्रिडिरोल प्लान का प्रयोग किया था। तो 84 का डी कथन सही है। 85 देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सी जो है कि सही सुमेलित नहीं है। जो सही है, रेडियो सेकेंडरी प्रतिरूप औरंगाबाद है, रेखी प्रतिरूप फरीदाबाद है, तारा प्रतिरूप जबलपुर है। तारा प्रतिरूप क्या है? जबलपुर है। रेखी जो है फरीदाबाद है। रेडियो सेकेंडरी प्रतिरूप औरंगाबाद है। तो इस तरह से 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहे कौन सा कथन सही है? तो 86 का डी सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला जो सही है, रेडियो सेकेंडरी प्रतिरूप वाले नगर सुव्यवस्थित नगर केंद्र के चारों ओर समान रूप से फैले होते हैं। तटीय पंखा प्रतिरूप के नगर तटीय नगरों के रूप में पाया जाता है। वृत्ताकार स्वरूप के नगर किसी वृत्ताकार झील या पहाड़ी के किनारे बसते हैं। तो इस प्रकार से 3 कथन सही है। रेडियो सेकेंडरी प्रतिरूप वाले नगर सुव्यवस्थित नगर या केंद्र के चारों ओर समान रूप से फैले होते हैं और तटीय पंखा प्रतिरूप के नगर तटीय नगरों के रूप में पाया जाता है। वृत्ताकार स्वरूप के नगर किसी वृत्ताकार झील या पहाड़ी किनारे बसते हैं। तो इस प्रकार 86 का डी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा कथन असत्य नहीं है? तो जो है कि कौन सा कथन असत्य नहीं है? तो कह रहा डी, ए, सी दोनों असत्य नहीं है, अर्थात दोनों सही है। तो पहला देखते हैं, नगर प्राय विनिर्माण, परिवहन, शैक्षणिक, सुरक्षा, प्रशासन आदि कार्यों को समाहित करता है।
सी है लंदन को पत्तन नगर और चंडीगढ़ को प्रशासकीय नगर के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार जो है कि ए और सी दोनों सही है। तो फिर इसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है। मार्क जेफरसन ने सर्वप्रथम विश्व में प्रधान नगरों का अध्ययन कर प्रधान नगर का नियम प्रतिपादित किया है। प्राइमेट नगर के नियम का प्रतिपादन क्रिस्टॉलर ने किया है। तो इस प्रकार ये पहला और दूसरा दोनों सही है। मार्क जेफरसन ने सर्वप्रथम विश्व में प्रधान नगरों का अध्ययन कर प्रधान नगर का नियम प्रतिपादित किया। प्राइमेट नगर के नियम का प्रतिपादन क्रिस्टॉलर ने किया था। तो इस प्रकार जो है कि पहला दूसरा सही है। 89 है कि निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। देश का आकार छोटा होना प्राइमेट नगर के विकास के अनुकूल होता है। सरल आर्थिक और रणनीतिक ढांचा प्राइमेट नगर या प्रमुख नगर के विकास में सहायक होता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था का निर्यातोन्मुखी होना भी प्राइमेट नगर का विकास में कारक है। तो इस प्रकार 89 का डी है। देश का आकार छोटा होना प्राइमेट नगर के विकास के अनुकूल होता है। सरल आर्थिक और राजनीतिक ढांचा प्राइमेट नगर या प्रमुख नगर के विकास में सहायक होता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था का निर्यातोन्मुखी होना भी प्राइमेट नगर के विकास के कारक है। तो 89 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट कौन सा कथन सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। जिन देशों में नगरीकरण का लंबा इतिहास होता है उसमें एक से अधिक प्राइमेट शहर मिलते हैं। जिन देशों में नगरीकरण का लंबा इतिहास होता है उसमें एक से अधिक प्राइमेट शहर मिलते हैं। औपनिवेशिक इतिहास वाले देशों में प्रमुखता या प्राइमेट नगर के विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है। औपनिवेशिक इतिहास वाले देशों में प्रमुखता या प्राइमेट नगर के विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। इसमें करेक्ट कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सी सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित उसको देखते हैं। देश का आकार छोटा होना सुवा फिजी। सरल आर्थिक राजनीतिक संगठन खार्डम सूडान। औपनिवेशिक इतिहास न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 92 कौन सा कथन सही है। तो ए बी दोनों कथन सही है। कोटि आकार के नियम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जिफ को जाता है। कोटि आकार का नियम अधिवासों के संख्यात्मक वितरण का विश्लेषण करता है। इस प्रकार 92 का सी है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा कथन असत्य नहीं है। अर्थात सभी सत्य इसमें देख लेते हैं, इसलिए पहला दूसरा तीसरा। कोटि आकार का नियम एक सिद्धांत है जो अधिवासों के संख्यात्मक वितरण से संबंधित है। नगर की कोटि को उसकी संख्या के साथ सरल रेखीय मापक पर दर्शाते हैं तो परिणाम एक वक्र प्राप्त होता है। नगर की कोटि को उसके संख्या के साथ लघुगणकीय आधार 10 स्केल पर दर्शाते हैं तो परिणाम एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार 93 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 94 कौन सा कथन सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। 94 का डी। तो वाल्टर क्रिस्टॉलर ने वर्ष 1933 में केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन 1933 में वाल्टर क्रिस्टॉलर ने किया। केंद्र स्थल सिद्धांत में मात्रात्मक उपागम तथा तंत्र विश्लेषण की संकल्पना सन्निहित होती है। क्रिस्टॉलर का यह सिद्धांत निश्चयवादी माना जाता है। तो 94 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। तो 95 का बी केवल दूसरा। क्रिस्टॉलर ने केंद्र स्थल के चारों ओर वर्गाकार आकार का विकास किया है। तो यही कथन सही नहीं है। और जो सही है उसको देखते हैं। क्रिस्टॉलर ने बस्तियों के पदानुक्रम को सबसे उच्च स्तर के नगर को प्रारंभ किया है। क्रिस्टॉलर के अनुसार निम्न स्तर गांवों का होता है जो कस्बों पर निर्भर करता है। क्रिस्टॉलर के अनुसार निम्न स्तर गांवों का होता है जो कस्बों पर निर्भर करता है। तो इसलिए पहला तीसरा सही दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट क्रिस्टॉलर की व्यवस्था विरल जनसंख्या के प्रदेशों के नगरों के प्रतिरूप को समझाने में सहायक है। क्रिस्टॉलर की व्यवस्था विरल जनसंख्या के प्रदेशों के नगरों के प्रतिरूप को समझाने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 97 कौन सही सुमेलित है। तो पहला और दूसरा। केंद्रीय वलय सिद्धांत जो है क्या है। केंद्रीय वलय सिद्धांत कह रहे कि कौन सही सुमेलित है। पहला दूसरा। केंद्रीय वलय सिद्धांत डब्ल्यू वर्गेस। खंडीय सिद्धांत होमर हॉयट। तो
इस प्रकार से पहला दूसरा सही है और इसमें सी नहीं सही है, तीसरा सही नहीं है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 का देखिए, कौन सा कथन सही है? तो ए बी दोनों कथन सही है। डब्ल्यू बर्गस ने नगरों की भूमि उपयोग का स्थानिक संगठन तथा समय के साथ उसमें परिवर्तनों पर विचार किया है। देखिए, बहुनाविकीय सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1945 में हैरिस तथा उलमैन ने किया। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 97 का तीसरा का यही है सही, जो इसलिए बहुनाविकीय सिद्धांत ये क्रिस्टालर गलत दिया है। तो बहुनाविकीय सिद्धांत किसने दिया है? तो हैरिस उलमैन ने 1945 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 99 का है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका चौथा सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित उसको देखते हैं। खंड सिद्धांत हॉयट का है। समेकित वृद्धि सिद्धांत गैरिसन का है। नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण हैरिस का है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो बी कथन असत्य है। क्रिस्टॉलर ने अपने केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन दक्षिण पश्चिम जर्मनी के नगरों के अध्ययन के दौरान किया था। लास के मॉडल में के का मान परिवर्तनशील होता है। लास के सिद्धांत क्रिस्टॉलर के सिद्धांत की तुलना में वास्तविकता से अधिक निकट है। जो लॉस का सिद्धांत है क्रिस्टॉलर के सिद्धांत की तुलना में वास्तविकता के अधिक निकट है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 101 का सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित है खंड सिद्धांत होमर हायट का, केंद्र स्थल सिद्धांत क्रिस्टॉलर का, बहुकेंद्रक सिद्धांत हैरिस उलमैन का है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का देखते हैं, कौन सा कथन क्रिस्टॉलर तथा लास के मॉडल के संबंध में सही है? तो बी क्रिस्टॉलर ने के मानों को स्थिर रखा है, जिससे उनका पदानुक्रम काफ़ी कठोर हो जाता है। क्रिस्टॉलर तथा लॉस के मॉडल के संबंध में सही है। जो क्रिस्टॉलर थे वो के मानों में स्थिर रखा है, जिसमें उसका पदानुक्रम काफ़ी कठोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 103 है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो डी सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित है उसको देखते हैं। कोट आकार का नियम जी के चीफ का है। फुटकर गुरुत्व का नियम डब्ल्यू.जे. रैले का है। गुरुत्व का नियम किसका है? डब्ल्यू.जे. रैले का। सन नगर की संकल्पना पैट्रिक गैडिज की है। सन नगर की संकल्पना पैट्रिक गैडिज की है। 104 का देखते हैं, केंद्रीय स्थल सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय स्थल के आसपास वस्तु वितरण क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो 104 का सी केंद्रीय स्थल द्वारा जिस अधिकतम दूरी के बिंदुओं तक वस्तु होती है उन्हें जोड़ने वाली रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र है। कौन सा कथन जो है कि कह रहे सही है, सही वर्णन करता है? तो कह रहे सी है, केंद्रीय स्थल द्वारा जिस अधिकतम दूरी के बिंदुओं तक वस्तु होती उन्हें जोड़ने वाली रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र है। 105 में कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा। होयट के अनुसार नगर में 5 प्रकार के खंड पाए जाते हैं। दूसरा, बर्गस के अनुसार किस नगर में फैलाव 5 सकेंद्रीय वलयों के रूप में पाया जाता है? बर्गस के अनुसार 5 सकेंद्रीय वलयों के रूप में पाया जाता है। तो कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है? तो 105 का बी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बर्गस मॉडल में भूमि उपयोग के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? तो 106 का सी सही है। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, कर्म कार्य गृह क्षेत्र, बेहतर आवास क्षेत्र, कंप्यूटर क्षेत्र, ये सभी जो है कि कथन सही है। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, कर्म कार्य गृह क्षेत्र, बेहतर आवास क्षेत्र, कंप्यूटर क्षेत्र, 106 का सी। 107 का डी कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो डी पहला, दूसरा, तीसरा। मेगा सिटी वह महानगर होता है जिसकी जनसंख्या मुख्य नगर तथा उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक होती है। वैश्विक शहर में मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन कंपनी का मुख्यालय होता है। एज सिटी या शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न अवधारणा पर आधारित एक नगर है। तो इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 108, नगरीय भू अवस्था का सकेंद्रीय कटिबंध मॉडल का सिद्धांत या मान्यता निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो डी यहाँ पर बड़े उद्योगों का केंद्रीकरण होता है, यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। जो देखते हैं, जनसंख्या की सांस्कृतिक तथा सामाजिक विजातीयता, नगर के भीतर प्रत्येक दिशा में परिवहन समान रूप से आसान,
और सस्ता होता है। भूभाग में अंतरों के कारण कोई भी जिला ज़्यादा आकर्षक नहीं होता है। तो ये भू अवस्था का सकेंद्रीय कटबंध मॉडल का सिद्धांत है, जो कि डी सही नहीं है और बाकी सब सही है। 109 का देखते हैं। 109 में लिखा है कि ग्रामीण नगरीय उपांत के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है तीनों कथन सही है। पहला है कि ग्रामीण नगरीय उपांत एक संक्रमण क्षेत्र होता है। इस भाग में मिश्रित संस्कृति का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। इस भाग में सघन प्रकार की कृषि पाई जाती है। तो 109 का डी, ग्रामीण नगरीय उपांत एक संक्रमण क्षेत्र होता है। इस भाग में मिश्रित संस्कृति का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। इस भाग में सघन प्रकार की कृषि पाई जाती है। तो 109 का डी, पहला, दूसरा, तीसरा। 110 का कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि 110 का सी, ए, बी दोनों। मुद्रित नगर नियोजित प्रणाली का एक भाग है। किसी बृहद नगर के संक्रमण क्षेत्र में स्थित उद्योग प्रधान लघु नगरीय इकाई अनुषंगी नगर कहलाता है। मुद्रित नगर नियोजित प्रणाली का एक भाग है और किसी बृहद नगर के संक्रमण क्षेत्र में स्थित उद्योग प्रधान लघु नगरीय इकाई अनुषंगी नगर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो सी सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है उसको देखते हैं। ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र गांव तथा नगर की विशेषताएं समावेशित है। उपनगर ग्रामीण नगरीय उपांत की संक्रमण पेटी में स्थित नगर। मलिन बस्ती अनियोजित बस्ती। 112 कौन सा कथन मलिन बस्ती के संदर्भ में सही है। तो कह रहे 112 का डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। मलिन बस्ती नगर का प्रदूषण युक्त बसा घना क्षेत्र होता है। मलिन बस्तियों की अधिक संख्या विकासशील देशों में पाई जाती है। मलिन बस्तियों में पर्यावरण प्रदूषण के साथ सामाजिक प्रदूषण का भी केंद्र होता है। तो 112 का डी सही है। अब कथन और कारण दिए गए हैं, उसे देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 113 में दिया कि नगरीय क्षेत्र के लिए जनसंख्या को मुख्य आधार माना जाता है। जनसंख्या का मापदंड विश्व के सभी देशों में अलग अलग पाया जाता है। तो ए, बी दोनों कथन सही है, पर आर ई की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 114 गॉर्डन सिल्डे ने नगरीय क्रांति की संकल्पना को दिया है। सिल्डे ने प्रौद्योगिकी को शहर क्रांति का उद्भव का प्रमुख कारण माना है। तो इस प्रकार ए, आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं किया है। तो फिर इसके बाद एक बार फिर से देखते हैं 114 का। गॉर्डन सिल्डे ने नगरीय क्रांति की संकल्पना को दिया है। सिल्डे ने औद्योगिकी को शहर क्रांति के उद्भव का प्रमुख कारण माना है। तो कह रहा है ए, बी दोनों सही कथन है, लेकिन बी जो है, आर जो है ए का सही कथन नहीं है। तो 114 का बी सही है। 115 का भी बी है। विकासशील देशों के नगरों में कार्यों की विविधता पाई जाती है। विकासशील देशों के नगर अनियोजित तरीके से बसे होते हैं। तो ये बी दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही कथन नहीं है। 116 में कि नगरों में विनिर्माण कार्य, खुदरा व्यापार और थोक व्यापार तथा व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध होती है। नगरों के लोग द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। तो ए, आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 117 जब नगर के मध्य भाग में कार्यों का स्थानांतरण उसके बाह्य भाग की ओर होने लगता है तो इसे अएकत्रीकरण अवस्था कहा जाता है। अएकत्रीकरण अवस्था को प्रोत्साहित करने में तीव्र साधनों का विशेष महत्व होता है। तो ए, आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 118 प्राइमेट नगर का उद्भव तब होता है जब कोई नगर नगरीय विकास का प्रारंभिक अवस्था में ही अन्य नगरों से अधिक घनत्व एवं बड़ा आकार का प्राप्त कर लेता है। यह देश के अन्य भागों से सर्वाधिक ऊर्जावान व्यक्तियों को आकर्षित करने लगता है। तो इस प्रकार ए, आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 119 कोट आकार के नियम एक प्रदेश में नगरीय अधिवासों का उनके आकार के अनुसार वितरण के प्रारूप की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है। कोट आकार का नियम एक सिद्धांत है जो अधिवासों का संख्यात्मक वितरण का विश्लेषण करता है। तो ए, आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 120 किसी स्थान की केंद्रीयता उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के वितरण, विस्तार और महत्ता पर निर्भर करती है।
वस्तुओं की परास वह अधिकतम दूरी है जहां उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए विक्रेता के पास जाने को तैयार रहता है। तो कह रहे हैं कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 121, क्रिस्टालर का पदानुक्रम सिद्धांत आदर्श दशाओं पर आधारित है। यह सिद्धांत वास्तविकता में देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहे हैं कि खंडीय सिद्धांत का प्रतिपादन हुमर हाइट ने किया है। इसमें सेकेंडरी पेटी मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक वैकल्पिक मॉडल का सुझाव दिया है। तो ये आर दोनों सही, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। इसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर 123, बहुनाभिकीय सिद्धांत के अनुसार नगरीय क्षेत्र के विकास प्रतिरूप में केवल एक ही केंद्र होता है। नगरों में नाभिकों या केंद्रों की संख्या एक नगर से दूसरे नगर में भिन्न होती है। तो इसमें बोल रहा है कि आर सही है, लेकिन ए गलत है। नगरों के नाभिकों या केंद्रों की संख्या एक नगर से दूसरे नगर में भिन्न होती है, यही सही आर। 124 का कह रहा है कि इसमें महानगरों की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक होती है। मेगा सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1904 में टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। तो कह रहे ए आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। मेगा सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1904 में टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 125, आधुनिक समय में बढ़ते नगरीकरण के कारण नगर प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन करना कठिन हो गया है। नगर उसके सहायक और समीप प्रदेश के बीच संबंध समय के साथ बदलते रहते हैं। तो ये आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, समांतर क्षैतिज विस्तार उत्तर औद्योगिक नगर की विशेषता होती है। केंद्रीय नगर में भूमि की कीमतें अधिक होती हैं। तो ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 127 का इसका तो मिट गया है। तो आप लोग देखिए, जो जितना क्वेश्चन दिया था इम्पोर्टेंट आपने पढ़ा, इसको 1-2 बार रिवीजन करते रहेंगे तभी याद हो पाएगा। और सबसे पहले क्या होता है कि आप पहले चैप्टर को पहले पढ़ लें, फिर इसके बाद जो है कि दोबारा इसे पढ़ें तो ज़्यादा ईजिली पूर्वक आप कर लेंगे। मैं इसको पहले भी कर चुकी हूँ और फिर से मैं इसको लाना था, तो इसमें पहले से टिक लगा हुआ था, तो इसलिए लेकर आई हूँ। तो आप लोग के लिए आसान भी होगा कि इसमें आंसर लगा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें आंसर की गलत भी होती है, तो आप लोग जहाँ उसको देख लिया करिए, थोड़ा से गूगल कर लिया करिए। लेकिन इसको इन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद करते रहिए। तो अब हम देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न कुछ हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शहरों को भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्लान तथा विकसित नहीं किया गया था? मॉडल शहर को। किस प्रकार के शहरों को भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्लान तथा विकसित नहीं किया गया? तो मॉडल शहर। क्रिस्टालर से सेंट्रल प्लेस मॉडल में प्रस्तुत के बराबर 4 के आधार पर बस्तियों के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सिद्धांत सही है? तो परिवहन। कौन सा सिद्धांत क्रिस्टालर मॉडल की निम्न चित्र को प्रतिबिंबन करता है? तो कर प्रशासनिक सिद्धांत, क्योंकि इसमें 7 है ना, तो बिंदुति से प्रशासनिक सिद्धांत है क्रिस्टालर का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिए गए ग्राफ में के अनुसार शहरी भूभाग की श्रेणी में 2 किलोमीटर की दूरी पर आर्थिक क्रियाएं की सर्वोच्च ग्रेडियंट क्या है? तो कह रहे वाणिज्यिक। क्या है? तो वाणिज्यिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है मिलान करना है, तो सही उत्तर चुनिए। तो कह रहे इसमें देखिए, सेक्टर मॉडल, जो सेक्टर मॉडल है नगरों की आंतरिक संरचना का मॉडल है, जिसे सामाजिक समूह क्षेत्रों की श्रृंखलाओं या सीबीडी से निकले वाले क्षेत्रों के चारों ओर व्यवस्थित है। और कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल नगरों की आंतरिक संरचना का मॉडल, जिसमें सामाजिक समूह वलय श्रृंखलाओं में स्थानिक रूप से व्यवस्थित है। और इसके बाद जो है कि केंद्रीय व्यवसाय जिला सीबीडी, ये नगर का केंद्र जहां खुदरा स्टोर और कार्यालय अधिक संख्या में स्थित है। बिड रेंट सिद्धांत, ये ऐसा सिद्धांत है जो बताया है कि रियल एस्टेट की कीमत और मांग बदल जाती है जब सीबीडी की ओर दूरी बढ़ती है। तो इस प्रकार ABCD को 1-2 बार दोहरा ले तभी याद होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कथन कारण दिया हुआ है कि 1990, इसमें कह रहा है कि D है तो R सही है, A गलत है।
तो उसी को सही वाला देख लेते हैं। शहरीकरण की प्रक्रिया का परिणाम शहरी सेवाओं की बढ़ती कमी और शहरी जीवन की गुणवत्ता सूचकांक में समग्र ह्रास के रूप में हुआ है। तो यही सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी नगर के केंद्रीय व्यवसाय जिले सीबीडी के थोक स्टोर, कार्यालय और सांस्कृतिक मनोरंजक गतिविधियां उच्च केंद्रित होती हैं। सीबीडी की ओर दूरी घटने के साथ साथ रियल एस्टेट की कीमत और मांग में बढ़ोतरी होती जाती है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। एक बार फिर देखें। किसी नगर के केंद्रीय व्यवसाय जिले सीबीडी में थोक स्टोर, कार्यालय और सांस्कृतिक मनोरंजक गतिविधियां उच्च केंद्रित होती हैं। सीबीडी की ओर दूरी घटने के साथ साथ रियल एस्टेट को कीमत और मांग में बढ़ोतरी होती जाती है। तो इस प्रकार 7 का ए सही है। ए आर दोनों से, आर ए की सही व्याख्या करता है। 8वां का देखते हैं। प्राचीन भारत में नगरीय योजना लोक स्वास्थ्य के उच्च मानकों के साथ कुछ पूर्व आधारित विचारों के अनुसार बनाई गई थी। तथापि यह प्राचीन भारत की सामुदायिक स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी चिंता को प्रतिबिंबित नहीं करता है। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है इसमें डी कथन सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा। पहला देखते हैं। एनसीआर के भीतर और बाहर आर्थिक गतिविधियों के विकेंद्रीकरण के लिए नीतियों को आगे और सुदृढ़ करने हेतु। तीसरा है एनसीआर के भीतर और बाहर भौतिक संरचना की उपलब्धता को और सुदृढ़ करने के लिए। एनसीआर की बाहर स्वास्थ्य और चिकित्सा देख रेख सेवाओं को और सुदृढ़ करने हेतु। इस प्रकार 9 का डी सही है। पहला, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, जो कि जुलाई में पूछा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्केल बसावटों का रैंक साइज का वितरण है? तो कह रहे हैं कि अनुपात जो है कि बसावटों को रैंक साइज वितरण का सही माप है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा कथन है जो केंद्रीय स्थान सिद्धांत के प्रभाव सीमा चित्रांकित करता है? तो कह रहे डी, सेवा केंद्र का आर्थिक आधार। केंद्रीय स्थान सिद्धांत की प्रभाव सीमा चित्रांकित करता है सेवा केंद्र का आर्थिक आधार। अपने आकार के अनुसार चिली निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो चिली सन्नत और दीर्घित श्रेणी के अंतर्गत आता है। जो चिली है सन्नत और दीर्घित श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए कथन में आरेख द्वारा किस मॉडल की व्याख्या होती है? कर बेबर का मॉडल। बाजार, दहली, प्रक्षेत्र किसका है? तो बेबर का मॉडल है। क्वेश्चन नंबर आगे दिया है कि नीचे दिए गए आरेख वक्र द्वारा शहरों के बीच जनसंख्या वितरण का पैटर्न कौन से कूट को चित्रांकित करता है? तो रैंक साइज रूल को करता है। तो और इसमें जो है कि कह रहे हैं कि पहला सही, यार दोनों सही, आरे का सही व्याख्या करता है। तो इसको देखते हैं। इसमें मिट गया है थोड़ा। यह है कि 1947 में हुए भारत विभाजन से देश में टाउन प्लानिंग गतिविधियों को बल मिला है। विस्थापित लोगों को पुनर्वास और उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराने के कार्य ने नगर नियोजकों या टाउन प्लानर्स के लिए, विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में नए शहर बसाने और विद्यमान शहरों में सुविधाएं मुहैया कराने का बड़ा अवसर प्रदान किया है। तो कह रहे ए आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। 16 है कि योजना प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने हेतु किस मानदंड का प्रयोग किया गया? तो प्रकारात्मक एकता, प्रशासनिक संलग्नता और जनसांख्यिकीय विशेषता, ये सभी है। मतलब कि प्रकारात्मक एकता, प्रशासनिक संलग्नता और जनसांख्यिकीय विशेषता। तो 16 का बी सही है। 17 का कह रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र कहलाने के लिए निम्नलिखित इनसे कौन से गुण होने अपेक्षित है? कह रहे पहला और तीसरा, कोई भी स्थान जिसके पास नगर पालिका, निगम, छावनी अथवा अधिसूचित कस्बा क्षेत्र हो, न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, तो शहरी क्षेत्र कहलाने में अपेक्षित होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा बिहार के पटना शहर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के संदर्भ में सही है? तो पटना शहर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के संदर्भ में सही है प्रमुख शहर। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय स्थान के कैस्टोरल मॉडल के 4 सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इंगित करता है? तो परिवहन के 4 परिवहन को इंगित करता है। 20 में कह रहा है कि बी जो है मिलान है, इसमें सही 3 का ए है। केंद्रीय शहर मुख्य शहर जिनके आसपास उपनगर विकसित हो रहे हैं उनकी शासकीय परिसीमाओं के अंदर आने वाली उपनगरीय क्षेत्र, 4 का बी है। और नेटवर्क शहर 2 या ज़्यादा स्वतंत्र परंतु पूरक शहर जिसमें उच्च गति की परिवहन कॉरिडोर है, 2 का सी है।
नगर के बाहर नगरीय विशेषताओं के साथ शहरी क्षेत्र नगरीय प्रभाव क्षेत्र है। पहला का डी है। नगरीय क्षेत्र राजनीतिक परिसीमा के किसी संदर्भ के बिना इमारतों को उच्च घनत्व के साथ भूआकृति का निरंतर निर्माण नगरीय कृत क्षेत्र है। पहला का डी। तो इस प्रकार 20 का बी सही है। 21 का देखते हैं, कह रहे कौन सा कथन इसमें मिलान करने के लिए दिया। निम्नलिखित आरेख में नगरीय संरचना के बहुकेंद्रक सिद्धांत में निम्नलिखित स्थानों को ज्ञात कीजिए और नीचे दी गई सूची के साथ सुमेलित कीजिए। तो कह रहे हैं कि पहला, तीसरा, चौथा है। पहला है थोक तथा हल्का विनिर्माण है। तीसरा है जो है कि मध्यवर्गीय आवास है। दूसरा है उच्च वर्गीय आवास है और औद्योगिक उपनगर है। थोक तथा हल्का विनिर्माण, मध्यवर्गीय आवास और उच्च वर्गीय आवास, औद्योगिक उपनगर। इस प्रकार 21 का सी। 22 का देखिए, 22 के कह रहे हैं कि ए सही है। तो शहरी समूहन और महानगर भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। शहरी जनसंख्या का दबाव कम करने हेतु उपनगर पर्याप्त और महत्वपूर्ण रूप से विकसित नहीं किए गए हैं। कह रहे हैं कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं कौन सा भारत में मलिन बस्ती जनसंख्या संकेंद्रण के लिए उत्तरदायी है। तो डी। अनौपचारिक क्षेत्र में विनिर्माण और सेवा गतिविधियां प्रबल है। 23 का डी। अनौपचारिक क्षेत्र में विनिर्माण सेवा गतिविधियां प्रबल है। क्वेश्चन नंबर 24, यह नियम है कि जनसंख्या की दृष्टि से किसी क्षेत्र में एनटीएच क्रम के शहर की जनसंख्या का आकार सबसे बड़े शहर 1/NTH होगा। किसके द्वारा दिया गया? तो कह रहे जिफ के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे सुमेलित करना है कौन सा सही है। तो इसमें कह रहे कि डी सही है। 4 का ए है। तो कह रहे कि विश्व नगरी भूगोलवेत्ता ग्रोथमैन विश्व नगरी का है। और पहला का बी है इसमें। तो कह रहे कि सकेंद्रीय क्षेत्र सिद्धांत ई बर्गेस है, जो कि हम लोग ऊपर भी पढ़े थे। दूसरा का सी देखते हैं। और प्रमुख शहर एम जेफरसन है। और तीसरा का डी है। बहुकेंद्रिक मॉडल सी हैरिस और उलमैन है। तो इस प्रकार जे ग्रोथमैन विश्व नगरी का है और ई बर्गेस सकेंद्रीय क्षेत्र सिद्धांत का है। फिर इसके बाद हैरिस और ई उलमैन बहुकेंद्रिक मॉडल का है। ई बर्गस प्रमुख शहर है। तो इस प्रकार 25 का डी सही है। 26 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय स्थान सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो सी। यही नहीं है जो है उसका देखते हैं। केंद्रीय स्थान एक बसावट है जो उसकी पृष्ठभूमि की जनसंख्या के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। अनुक्रम और नीडन प्रतिरूप के परिणामस्वरूप केंद्रीय स्थानों पर अधिकतम संख्या होती है। विभिन्न वस्तुओं के लिए बाजार क्षेत्र खंडभुज के जाल के सदृश होते हैं। तो इस प्रकार 26 का सी जो है कि अनुरूप नहीं है, बाकी सभी सही है। जुलाई में पूछा गया था, इसमें मिलान करना है। तो इस 27 का ए। 4 का ए है। कंटिन्यूअस ऑफ अर्बन साइजेस, एक घटते रैंक के साथ शहरी जनसंख्या आकार में धीमी और सतत गिरावट। तीसरा का बी है कि लास मॉडल विभिन्न स्तरों पर विभिन्न खटकोड़ी प्रणालियां कार्य करती हैं और एक दूसरे पर आरोपण की स्थिति होती है। पहला का सी है। अर्बन हायरार्की घटते हुए कस्बों का समूह परंतु आकार और महत्व में लगभग बराबर है। 2 का डी है। प्राइमेट नगर सबसे बड़े शहरों निकटतम दूसरे सबसे बड़े शहर के बीच का संबंध है। तो इस प्रकार जो है कि 27 का ये है। 28 का देखिए, कौन सा पद शहरों और नगरों के शुद्ध जनसंख्या दृष्टि की ओर इंगित करता है। तो शहरी विकास। शहरों नगरों में शुद्ध जनसंख्या वृद्धि को इंगित करता है शहरी विकास। क्वेश्चन नंबर 29 है, लास का मॉडल क्रिस्टालर के मॉडल की अपेक्षा कम नियामक है। लास ने प्रत्येक सेक्शन को अलग रेंज, थ्रेशोल्ड और खटकोड़ी पृष्ठभूमि वाला माना था। तो 29 का ए है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। 30 का है, महानगरीय शहर समान रूप से अनुषंगी शहरों से घिरे होते हैं। कस्बों का मुख्य कार्य नगरों पर पड़ने वाले जनसंख्या के दबाव को कम करना है। तो इस प्रकार 30 का ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। 31 का देखते हैं, इसमें मिलान करना है। 3 का ए है। पत्तन शहर जो है कि बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास है। 4 का बी है। औद्योगिक शहर भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर है। पहला का सी है। खनिज आधारित शहर सिंहभूम, केओंझर, रीवा है। ऐतिहासिक शहर जो है कि आगरा, जयपुर, मदुरई है। तो पत्तन शहर कौन है? बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास
और फिर इसके बाद कह रहे कि औद्योगिक शहर भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर। खनिज आधारित शहर सिंहभूम, केओंझर, रीवा। ऐतिहासिक शहर आगरा, जयपुर, मदुरई। 31 का डी सही है। 32 का कौन प्राइमेट सिटी को इंगित नहीं करता है? तो रबात। हरारे, विंडहॉक, गैब्रोन ये इंगित करता है लेकिन रबात नहीं करता है। प्राइमेट सिटी को हरारे, विंडहॉक, गैब्रोन इंगित करता है। 33 है कौन सी अवधारणा एक बड़ी शहर की 75 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत शहरों और कस्बों को अनुपस्थिति को वर्णित करती है? तो नगरीय छाया। नगरीय छाया जो है कि शहरों और कस्बों की अनुपस्थिति को वर्णित करती है। क्वेश्चन नंबर 34 किस वर्ष में दिल्ली का पहला मास्टर प्लान पारित किया गया था? तो वर्ष 1962 में। 1962 में दिल्ली का पहला मास्टर प्लान पारित किया गया था। 1962 में दिल्ली का पहला मास्टर प्लान पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें मिलान करना है। 3 का ए है। केंद्रीय स्थान का सिद्धांत खडभुजाकार सेवा क्षेत्र है। पहला का बी है। एक नहीं अनेक असतत बृहद नगरीय केंद्रों की भूमि उपयोग का विकास बहुकेंद्रीय सिद्धांत है। और 2 का सी है। खुदरा व्यापार आकर्षक का नियम दो शहरों के बीच ब्रेकिंग पॉइंट की स्थिति है। 4 का डी है। ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी ऐसा खुदरा व्यापार के अनुपात की भविष्यवाणी करना जिससे दो शहरों के उनके बीच स्थित बस्ती से प्राप्त करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग 1-2 बार इसे ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 36 है कि इसमें भी मिलान करना है। तो 36 का ए सही है। तो 4 का ए है। 4 का ए है कह रहे मलिन बस्ती क्षेत्र सीबीडी के चारों ओर अत्यधिक घनी आवासीय पट्टी है। और फिर इसके बाद 3 का बी है। तो कह रहे कि समामेलन क्षेत्र पहले के आवासीय क्षेत्रों में व्यापक विकास और दुकानों, कार्यालयों तथा होटलों का प्रसार है। फिर इसके बाद कह रहे 2 का सी है। 2 का सी है अर्धनगरीय क्षेत्र कम घनत्व वाले आवास के विस्तृत क्षेत्र है। और 1 का डी है जॉन ऑफ डिस्कॉर्ड प्रतिष्ठा में कमी जहां निम्न कोटि के खुदरे स्टोर, भंडार गृह, थोक व्यापार परिसर। इस प्रकार 36 का ए सही है। 37 का निम्नांकित में किसने चंडीगढ़ शहर की योजना का डिजाइन तैयार किया है? तो ली कार्बूजियर ने। चंडीगढ़ शहर की योजना का डिजाइन किसने किया? ली कार्बूजियर। 38 का है, इसमें भी मिलान करना है। तो दूसरा का ये है आर.एल. सिंह बस्तीय भूगोल जो है कि भूगोल शास्त्री बस्तीय भूगोल का आर.एल. सिंह। 4 का बी है जी.एस. गोसाल जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल के जी.एस. गोसाल हैं। पहला का सी है सी.डी. देश पांडे शहरी भूगोल की है। 3 का जो है कि डी है। तो बी.एल.एस. प्रकाश राव जो है कौन है? 3 का डी है। तो प्रादेशिक विकास और नियोजन। आप लोग इसे दोहराते रहें, समय कम है मेरे पास, घंटी लगने वाली है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 किसी शहर में संरचना मॉडल में 3 क्षेत्रों में मौत का शहर, जरूरत का शहर, अपेक्षाधिकता का शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शहरी संरचना का उपयोज्य मॉडल है। 39 का ए शहरी संरचना का उपयोज्य मॉडल है। 39 का ए शहरी संरचना उपयोज्य मॉडल। इसमें किसी शहरी संरचना के मॉडल में 3 क्षेत्र है जो है कि मौत का शहर, जरूरत का शहर, अपेक्षाधिकता का शहर के रूप में वर्गीकृत किया है शहरी संरचना का उपयोज्य मॉडल। 40 में एक ग्राफ दिया है। तो कह रहे हैं कि कौन सा है? तो कह रहे वाणिज्यिक, आवासीय, औद्योगिक। उसमें ए बी बी सी सी डी करके दिया है। तो किसका है? तो कह रहे वाणिज्यिक, आवासीय और औद्योगिक है। क्वेश्चन नंबर 41 है। ये अभी इसमें देखिए ईडी बराबर एन के बटा में एस के का प्रयोग करके निकाला जाता है। एन निवासियों की संख्या, के प्रति व्यक्ति आवश्यकता की मात्रा, यस वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र तथा के प्रति किलोमीटर उत्पादित संसाधनों में। तो 41 का डी सही है। 42 का देखते हैं। कह रहे कि 42 का दूसरा सही है। तो 2 का ए है नगरीय वृद्धि शहरों नगरों की कुल आबादी में बढ़ोतरी है। 4 का बी है नगर समूह शहरों का एक ऐसा समूह जो एक दूसरे इतनी निकट साथ सटा हुआ कि बसु ही एकल शहरी स्थिति का निर्माण करे। पहला का सी है अपेक्षाकृत विशाल और सघनता से बनी हुई आबादी जो मुख्यतः गैर कृषिगत आर्थिक व्यवसाय में लगी हुई नगरी है। 3 का डी है शहरों नगरों की कुल आबादी में बढ़ोतरी नगरीकरण है। तो इस प्रकार 42 का बी सही है। 43 का लेविस मम्फोर्ड के अनुसार शहरी विकास के चरणों में कौन सा क्रम सही है? तो कह रहे पहला। क्या है इसमें? तो दूसरा है इकोपोलिस, पोलिस, इकोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस और मेगालोपोलिस।
चरण मतलब शहरी चरण के अनुसार, पहले इकोपोलिस, फिर पोलिस, फिर इसके बाद जो है कि मेट्रोपोलिस, फिर मेगालोपोलिस है। 44 से भारत में शहरीकरण का रुझान क्या है? शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। 45 का मंगोलिया में उलान बटोर तथा नाइजीरिया में लागोस किसके उदाहरण है? तो कह रहे प्रमुख शहर। मंगोलिया में उलान बटोर, नाइजीरिया में लागोस प्रमुख शहर जो है कि किसके उदाहरण? तो प्रमुख शहर के उदाहरण है। 46 का है कि प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? तो जेफरसन ने। प्रमुख नगर की अवधारणा जेफरसन ने प्रतिपादित किया। 47 से क्रिस्टालर के मॉडल की अपेक्षा लास का मॉडल का प्रतिबंधात्मक है। लास प्रत्येक कार्य का पृथक प्रास, पृथक सीमा और पृथक खटकोड़ी भीतरी प्रदेश मानता है। तो कह रहे ए आर दोनों सही, आर का सही व्याख्या है। 48 से बड़े नगर अधिवासों से दूर जनसंख्या विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का महानगरीय क्षेत्रों में होना क्या कहलाता है? प्रतिनगरीयकरण। तो बड़े नगर अधिवासों से दूर जनसंख्या विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का केंद्र महानगरीय क्षेत्रों में होना क्या कहलाता है? प्रतिनगरीकरण। 48 का सी सही है, प्रतिनगरीकरण। 49 नगरीकरण का त्वरित अवस्था में नगरीय जनसंख्या में संगठित होता है 10% से कम। नगरीकरण की त्वरित अवस्था में नगरीय जनसंख्या में संगठित होता है 10% से कम। क्वेश्चन नंबर 50 नगरीय वृद्धि की गतिकी में प्रारंभ की अवस्था किससे संबंधित है? वह कारक जो एक विशेष स्थान में नगर को जन्म देता है। नगरीय वृद्धि के गतिकी में प्रारंभ की अवस्था किससे संबंधित है? वह कारक जो एक विशेष स्थान में नगर को जन्म देता है। 51 है कि वर्तमान में नगरीय औद्योगिक विकास में प्रमुख फोकस किस पर रहता है? जो प्रमुख फोकस किस पर रहता है? तो गुच्छ विकास। वर्तमान में नगरीय औद्योगिक विकास में प्रमुख फोकस किस पर रहता है? तो गुच्छ विकास पर। तो इस प्रकार से हम जो है कि नगरीय अधिवास के टोटल जो है कि लगभग 151 क्वेश्चन पढ़े हैं। आप लोग इसे 1-2 बार रिवीजन करते रहेंगे तभी याद होगा, और समय कम है तो फिर भी आपको रिवीजन करना